एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट 2021 में जो आपका पेपर हुआ था 21 तारीख को, उसकी आंसर की को आज हम कवर करेंगे। और यहाँ पर मैं 30 इंपॉर्टेंट सीडीपी के जो क्वेश्चन हैं उसकी आंसर की, उसके जो भी आंसर्स हैं उनको मैं डिस्कस करूंगी। ये हमारा पेपर 1 होगा। एंड अगर गाइज आप में से किसी का एग्जाम भी अगर 21 को था तो आप अपने आंसर्स को यहाँ पे मैच कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और भी जो सब्जेक्ट पूछे गए थे उनकी भी सेपरेट आंसर की लेकर के बहुत जल्दी आऊंगी। एंड अगर आपको अपने पेपर का एनालिसिस देखना है या आपको आंसर की चाहिए तो आप मुझे पेपर सेंड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, या आप मुझे मेल कर सकते हो। आपको सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर अपने पेपर्स को आप सेंड करिएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। तो हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था कि डॉल्स एंड पिंक ड्रेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद गर्ल्स व्हाइल कार्स एंड ब्लू ड्रेसेस आर एसोसिएटेड विद बॉयज। सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये किस चीज को दिखा रहा है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को ये शो कर रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 कहता है What is the role of teacher and students in constructivist classroom? एक constructivist classroom में students और teacher का क्या रोल होता है? तो यहाँ पर जो student और teacher का रोल होगा वो दोनों ही एक्टिव होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं जो होती हैं उसका क्या होता है, उसका अधिगम पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसका सी हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर, कि जो भी टीचर बच्चों से एक्सपेक्टेशंस को रखता है उसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे की लर्निंग पे। ठीक है, तो यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक असर्टेन पूछा गया था और उसका आपको रीजन बताना था। ठीक है, ये आपका असर्टेन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्टेन क्या पूछा गया, ध्यान से समझना, कि एजुकेशन फेल्स द चाइल्ड when children are expected to reproduce knowledge in more or less the same way it was received। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसका मैं हिंदी बता देती हूँ। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जो एजुकेशन है, शिक्षा वहीं पे विफल हो जाती है जब वो बच्चों से एक्सपेक्ट करती है कि जैसा बच्चे ने रिसीव किया है वो वैसा ही प्रोड्यूस करेंगे। इसका रीजन ये बोला गया, इसका कारण ये बोला गया कि जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो बहुत मीनिंगफुल इंडिकेटर होता है बच्चे की लर्निंग का। तो यहाँ पर अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, किसका रीजन क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ए वाली बात भी बिल्कुल सही है और बी वाली बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो बी वाली बात है वो कोई भी ए का रीजन नहीं है। मतलब जो रीजन है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ सी होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। रश्मि यूजेस अ वेराइटी ऑफ टास्क टू केटर द डिफरेंस लर्निंग पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इन हर क्लास एंड ऑफन मेक्स ग्रुप्स टू फैसिलिटेट पीयर लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी सपोर्ट्स हर एक्शंस? अब इनमें से कौन सी थियरी जो है वो उसके एक्शंस को सपोर्ट करती है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका डी बनेगा। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की का जो सोशियो कल्चरल थियरी है ये इससे टीचर बहुत ज्यादा प्रभावित है। वो लर्निंग पोटेंशियल को केटर कर रही है, ठीक है, पीयर लर्निंग को बढ़ावा दे रही है। तो ये वाइगोत्स्की की थ्योरी से आया है। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है, हाउ आर चिल्ड्रन अंडरस्टूड इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम? एक कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में बच्चे कैसे समझते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर वो एक्सप्लोर करते हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वो उनकी क्रियोसिटी को एक्सप्लोर, वो अपनी क्रियोसिटी से क्या करते हैं, दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो यहाँ 4 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, आगे है कि रमनीक की कक्षा में एक दृष्टि बाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? अगर एक विजुअली चैलेंज्ड बच्चा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो विजुअली बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध करा के, तो मुद्रित तो नहीं कराएंगे कि आपने उसको प्रिंटेड दे दिया।
छोटी मुद्रा वाली वर्कशीट ये भी नहीं होगा। हम उसको क्या करेंगे, हम उसको त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्श संसाधनों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो क्या प्रस्तावित करती है, आपको वो बताना है। पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती करना, पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देना, रटंत अधिगम को महत्व देना, तो ये तो होगा नहीं, तो थर्ड वाला आप हटा दो, थर्ड वाला नहीं होगा, इसमें भी थर्ड वाला है। अब बचे दो ऑप्शन, तो हम देखो कभी भी विषय वस्तु में कटौती नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ए और बी का जो है जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है, लचीलेपन वाला और विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपिक्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। इसमें से कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या हम फॉलो नहीं करेंगे? ग्रुप कोलैबोरेशन, ड्रिल एंड रिकॉल, मल्टीपल पर्सपेक्टिव को एनकरेज करना या एक्सपेरिमेंट करना। तो हम कभी भी ड्रिल को, रिकॉल को, रिपीटिशन को कभी भी हम बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, तो यहाँ 20 का राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 आता है कि अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यों के साथ एक संबंध को बना रही है, तो इसका ये जो इस तरह की जो पेडागोजी है वो क्या है? तो ये क्या है, अधिगम के स्थानांतरण को बढ़ावा दे रही है टीचर, और जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है उसको ये फोकस कर रही है। ठीक है, तो 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 11 देखेंगे कि बच्चों की असफलता के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। बच्चों की जो असफलता है उसके बारे में क्या इसमें से आपको सही लग रहा है? तो देखो असफलता जो है उसका गुणरोपण हमेशा उनके अनुवांशिक दोषों को दिया जाता है कि भाई बच्चे के जो अनुवांशिक दोष हैं वही असफलता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, जो बालक स्कूल नहीं गए हैं, बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते, तो ये भी नहीं होगा कि जो स्कूल नहीं गए हैं वो रुचि नहीं रखेंगे। हाशिए पर रहने वाले समुदाय और बच्चों को अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, ये भी नेगेटिव है। 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की जरूरतों को अनदेखा करना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे 12 क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन है हाउ कैन अ टीचर एनहांस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम। अपनी एलिमेंट्री क्लासरूम में एक टीचर कैसे लर्निंग को इफेक्टिव कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कनेक्ट करेंगे उनकी रियल लाइफ से। सी का राइट हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट में आप कनेक्ट करेंगे बच्चे की लर्निंग को। आगे बढ़ेंगे, 13 क्वेश्चन है हु डिसमिस्ड द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड डिफाइंड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। किसने जनरल इंटेलिजेंस को बिल्कुल डिसमिस कर दिया, उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, जिन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे इंटेलिजेंस होते हैं, टोटल 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने दिया, और ये नहीं कहते कि इंटेलिजेंस एक सामान्य क्षमता होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कोलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता में तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो थर्ड स्टेज आपसे कोलबर्ग की पूछी गई है, तो थर्ड स्टेज क्या है आपका? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, तो यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पारंपरिक यानी कन्वेंशनल लेवल में थर्ड स्टेज पूछा गया है, तो थर्ड स्टेज क्या होती है? गुड बॉय गुड गर्ल होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? अब देखो यहाँ पर आपसे नॉट पूछा गया है, तो त्रुटियों को समझने में क्या सही नहीं है? तो ये छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है, ये बिल्कुल ठीक है। ये जो है सार्थक है, त्रुटियां जो है वो बिल्कुल सार्थक होती हैं क्योंकि ये हिस्सा होती है लर्निंग का, ये भी ठीक है। अंतर्दृष्टि प्रदान करती है बच्चों की सोच को, ये भी ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जो गलतियां हैं वो बच्चों को ग्रेड और रैंक देने में मदद करता है, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डैश इज अ कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन। अब आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे क्या है जो कि एक फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। ठीक है, स्कीमा विल बी राइट आंसर। जो हमारे ज्ञान को बना रहा है, जो फ्रेमवर्क है हमारे दिमाग में,
जो ढांचा है उसे स्कीमा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट कैसा होता है, विकास के बारे में पूछा गया है। तो विकास जो है वो कैसा होता है, विकास जो है वो मॉडिफिकेबल है, ठीक है, इसमें बदलाव आ सकते हैं, ठीक है। विकास जो है अनडायमेंशनल होता है, तो ये गलत है। विकास की दिशा होती है, ठीक है, सेफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल आपने सुना होगा। और एकदम जेनेटिक होता है विकास, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल भी नहीं होगा, मॉडिफिकेबल है, ठीक है, विकास में बदलाव आ सकता है। आगे बढ़ेंगे, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोच रही है। तो जब वो अलग अलग सोच रही है, यानी कि जो उसकी सोच है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, अपसारी चिंतन है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग है यहाँ पे उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एम्फोसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन। अगर एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है तो वहां पर प्रभाव किस पे सबसे ज्यादा हमें देना चाहिए, फॉर्मेटिव पे, समेटिव असेसमेंट पे, स्टैंडर्डाइज्ड एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पे, या फिर सिंगुलर असेसमेंट पे। तो अगर कोई कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है तो वो कहाँ ज्यादा होना चाहिए, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट उसे होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। समेटिव जो है वो लास्ट में एट द एंड किया जाता है। स्टैंडर्डाइज जो है एक ही प्रकार का असेसमेंट जो है वो भी हमारा लास्ट में किया जाता है। तो फॉर्मेटिव जो है वो ज्यादा बेस्ट माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित है, पूरी तरह से हेरिडिटी पे निर्धारित क्या होगा यहाँ पर। तो आंखों का जो रंग होता है, जो आईज का कलर है, वो पूरी तरह से हमारे जीन्स पर आधारित होता है। तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ेंगे, 21 क्वेश्चन है, प्राइवेट स्पीच इन वाइगोत्स्की थ्योरी। वाइगोत्स्की की थ्योरी में जो प्राइवेट स्पीच है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, इंडिकेटिव है, बच्चे की ईगोसेंट्रिज्म को ये दिखाता है, बच्चे को हेल्प करता है उसके बिहेवियर को रेगुलेट करने में, ये बच्चे के एक्शंस और बिहेवियर को हिंडर करता है। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर, कि ये रेगुलेट करता है बच्चे कैसे सोच रहे हैं, बच्चा अपने आप को गाइड कर सकता है इससे, ऐसा कहा वाइगोत्स्की ने। तो इसका बी राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 22 देखेंगे कि राजू राइट्स 61 एज 16, वो 61 को 16 लिखता है और बी और डी में कंफ्यूज हो जाता है। तो ये क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, वो लिखने में प्रॉब्लम उसको हो रही है, ठीक है, उल्टा लिख रहा है, लिखने में कठिनाई हो रही है। तो ये रीडिंग नहीं है, ये राइटिंग से रिलेटेड है। तो ये जो है ये डिस्ग्राफिया को दिखा रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैप फोल्डिंग, इसमें से कौन सा स्कैप फोल्डिंग का एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट वाला बताना है। तो हमें पता है रोट मेमोराइजेशन जो होता है वो कभी भी किसी भी प्रकार के एक मीनिंगफुल लर्निंग को नहीं बताता। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 24 क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार से सहायता मिल सकती है। अगर आपकी क्लास में विशेष बच्चे हैं तो आप उसको कैसे सहायता करोगे। तो हम कभी भी उनको प्रतिस्पर्धा नहीं करवाएंगे, हम कभी भी मानकीकृत निर्देश मतलब एक जैसा निर्देश हर बच्चे को हम नहीं देंगे। हम वहाँ पे इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान रखते हैं, एज वेल एज हम वहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग का ध्यान रखते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ओके। आगे बढ़ेंगे, 25 क्वेश्चन देखेंगे, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है, आप एक इंक्लूसिव क्लासरूम को कैसे बना सकते हो, ठीक है। आगे ऑप्शन देखेंगे, अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके। तो क्या आप उन पे चिंतन करेंगे जो बच्चों के अनुभव को सीमित करते हैं, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके। तो ये बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाला बिल्कुल सही है कि आप उनकी विविधताओं को सम्मिलित करेंगे। संस्था की समानता की मूल संस्कृति पे बल देके, या फिर छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले। तो डी वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी वाला डिलीट कर दीजिए जो भी है, तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है। और सेकंड वाला बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन ए बी सी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 26 है, In Jean Piaget's theory, creation of a new scheme on account
of inability to understand the environment with the existing schema is known as। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको ये बताना है कि आप क्रिएट कर रहे हैं किसी नए स्कीमा को जब आपके अंदर इनेबिलिटी हो उस चीज को, एग्जिस्टिंग स्कीमा को समझने में, यानी आपके सामने कोई स्कीमा था, आप उसको पहचान नहीं पाए तो आप एक नया स्कीमा बना लेते हो, मॉडिफाई कर रहे हो, यानी कि ये एकोमोडेशन होगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 27, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसीजर ऑफ राइडिंग अ बाइक, फोल्डिंग लॉन्ड्री एंड एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री एज अ 7-year-old इज स्टोर्ड इन। अब देखो ये जो है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है राइडिंग अ बाइक, राइडिंग से, या फोल्डिंग अ लॉन्ड्री और एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री एज 7-year-old, तो ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैन बी क्रिएटेड बाय। अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि डिस्करेज करके आप डिस्करेज करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कंपटीशन को बढ़ा करके, ये भी नहीं होगा। हम बार बार टेस्ट लेंगे या फिर हम उनको टाइमली फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी मोर एप्रोप्रिएट। ओके, तो यहाँ डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक है। तो अपने आप में जो प्रेरणा आनंददायक है या सेटिस्फाई है उसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा कह सकते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो हमारे सेल्फ से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, आप सेटिस्फाई हैं किसी कार्य को करके, तो वो आपकी एक इंटरनल मोटिवेशन को दिखाता है। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश रेफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एंटर सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल। किस प्रकार की लर्निंग होगी अगर वो स्कूल में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो सेकेंडरी हो रहा है। ठीक है, द्वितीयक समाजीकरण हो रहा है, जहाँ पे वो स्कूल जा रहा है, अपने पीयर ग्रुप से मिल रहा है, क्लासमेट्स से मिल रहा है, तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सोशलाइजेशन जो होता है वो बच्चे के स्कूल में ही माना जाता है। ठीक है, सो गाइज ये थे हमारे सीडीपी के क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से मैं इंग्लिश का भी लेके आने वाली हूँ, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना दे दूंगी, मेरी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी चैनल पर। आप मुझे प्लीज सेंड करिएगा अगर जिसको जो भी चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।